चलिए जाइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो हम लोग का डे 1 डे 2 डे 3 करके ऐसे सीरीज चल रहा है। म्यूजिक आप स्टेट का दे रहे हैं या म्यूजिक आप TRE 3 या TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, इस सब में रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जो आप देखिएगा ना, लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में दम है। मतलब इजी टू मॉडरेट है, ना तो उतना हार्ड है ना ही उतना लो है। और प्लस पॉइंट क्या है, इसमें आपको व्याख्या के साथ करके आपको मिलेगा, मतलब कि उसका रेफरेंस भी मिलेगा। तो एक क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद भी कई क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो एक से जुड़ा हुआ कितने क्वेश्चन हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतना मेहनत करके आपके पास अगर क्वेश्चन पहुंचाते हैं, थोड़ा सा लाइक करके हौसला मेरा बढ़ाइएगा। और आप सब्सक्राइब करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको अच्छा लगेगा ठीक है, ना लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक जरूर कर दिया, कमेंट एक मजेदार करिए ताकि हमको कुछ मजा आए कि लगता है हाँ भाई काम करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन होगा कि राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है। मतलब बोलता है कि कम से कम कितने स्वर होना चाहिए। दोस्तों राग में कम से कम 5 स्वर होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम आपको अगर राग में स्वर लगाते हैं तो वो राग माना ही नहीं जाएगा। कम से कम 5 होना चाहिए और अधिक से अधिक 7 स्वर होना चाहिए, अधिक से अधिक 7 स्वर होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बोलता है कि राग में कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। राग शब्द संस्कृत के रंज से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति को आनंदित या प्रसन्न कर संतुष्टि करना होता है। राग में स्वरों की संख्या के अनुसार 3 मुख्य जातीय श्रेणी, औरव, सारव तथा संपूर्ण। औरव मतलब हो गया 5 गो स्वर, सारव मतलब हो गया 6 गो स्वर, असंपूर्ण मतलब हो गया 7 गो स्वर। मतलब कि ये जाति हो गया राग का। इसीलिए देखते हैं कि जैसे कि बोलता है राग यमन, जाति संपूर्ण, अर्थात आरोह में भी 7 गो स्वर और अवरोह में भी 7 गो स्वर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग ध नी कोमल युक्त थाट कौन सी है। ग ध और नी हो गया, ग ध और नी, ये हो गया दोस्तों असावरी थाट से। कौन थाट से? असावरी थाट ये हो गया। अगला हम देखते हैं, ग ध नी कोमल युक्त असावरी थाट है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कुल 10 थाट है। असावरी वियोग श्रृंगार रागनी राग है और इसके गायन का समय दिन का द्वितीय प्रहर है। याद रखिएगा, असावरी थाट से जो जन्य राग होता है दिन का द्वितीय प्रहर। अगला क्वेश्चन देते हैं, कौन से राग का स्वर समान है। भैरव यमन, भूपाली देश, असावरी खमाज, पीलू बिलावल। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, भैरव और यमन दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि भैरव में कोमल रे और यमन में रे ध और यमन में म तीव्र लगता है। उसके बाद भूपाली और देश, असावरी और खमाज देखते हैं, ग ध और नी, इसमें सब कोमल लगता है और खमाज में सिर्फ कोमल नी लगता है, ठीक है, ग ध नी। और पीलू और बिलावल में, पीलू हो गया दोस्तों काफी थाट से और वहीं बिलावल हो गया, इसमें सब स्वर शुद्ध लगता है। तो इसका सही आंसर हम लोग को हो जाएगा नंबर 2, भूपाली और देश, क्योंकि ये दोनों राग जो है यमन कल्याण थाट से उत्पन्न है और कल्याण थाट से उत्पन्न, इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। भूपाली देशकार राग का स्वर समान है। राग देशकार दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। इस राग में मध्य एवं निषाद वर्ज है, अर्थात म और निषाद ये दोनों वर्जित है, ठीक है। यह भूपाली के समान प्रतीत होता है। कौन सा? देश प्रतीत होता है, किंतु भूपाली पूर्वांग प्रधान है, जबकि देश राग जो है उत्तरांग प्रधान है। ये भी ध्यान रखिएगा, भूपाली पूर्वांग प्रधान है और उत्तरांग प्रधान देश राग हो गया। अच्छा, पूर्वांग और उत्तरांग क्या होता है पता है? पूर्वांग मतलब हुआ कि अगर पूर्वांग प्रधान जो राग रहेगा उसका चलन, उसका गायकी मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक के पूर्वी भाग में, जैसे कि प ध नी सा तक, मतलब बहुत पूर्वी भाग में। लेकिन उत्तरांग प्रधान में प से लेकर मध्य सप्तक के प से लेकर तार सप्तक के प तक खूब मचता है, मतलब तार सप्तक में अधिक मचता है उत्तरांग प्रधान राग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि प्रसिद्ध वंदे मातरम रचना किस राग पर आधारित है। प्रसिद्ध वंदे मातरम रचना, वंदे मातरम, तो बोलता है किस राग पर आधारित है। दोस्तों इसमें याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक है
कि देश की बातें हो रही है, देश की बातें, वंदे मातरम, तो ये राग देश में ही बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका व्याख्या। प्रसिद्ध वंदे मातरम रचना देश राग पर आधारित है। यह राग खमाज थाट से उत्पन्न है। तो देश राग किस थाट से उत्पन्न है? खमाज थाट से उत्पन्न है। यह चंचल प्रकृति का राग है। इस राग की जाति औरव संपूर्ण है, औरव संपूर्ण। इसके गायन समय रात्रि के दूसरा प्रहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल कितने विकृत स्वर है? उत्तर भारतीय संगीत में अर्थात मध्य भारत से ऊपर वाला क्षेत्र, मध्य भारत से ऊपर वाला, ये भारत हो गया हम लोग का। अच्छा देखिए, हम लोग ऐसे ही आउट ऑफ फिगर बनाते हैं, माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, ये अपना भारत, ये हिमाचल प्रदेश, ये हो गया नेपाल को क्रॉस करते हुए आ गए हम लोग, सिक्किम आ गए, से असम को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, ये आ गए अरुणाचल प्रदेश आ गए, अरुणाचल प्रदेश में आ गए, फिर ये मणिपुर से घुसते हुए ये यहाँ आ गए, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, ये आ गए तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आ गए, यहाँ आ गए गुजरात आ गए, गुजरात में आ गए हैं अभी हम लोग। चलो भाई, बन रहा है अपना भारत। ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया भाई, ये बन गया, हाँ भारत। चलो ओवरऑल तो बन ही गया, ये थोड़ा सा यहाँ तक गड़बड़ा गया। ठीक है, ओवरऑल बन गया। तो इस यहाँ से ऊपर हम लोग को बोला जाता है उत्तरी भारत, और यहाँ से नीचा हम लोग को बोला जाता है दक्षिणी भारत। ये जम्मू कश्मीर हो गया, बिहारी क्षेत्र हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ हो गया आपको असम हो गया, यहाँ हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ उड़ीसा हो गया, यहाँ झारखंड हो गया यहाँ पर आपको, और यहाँ उत्तराखंड हो गया। इधर इस वाला एरिया को उत्तराखंड उत्तरी भारत माना जाता है। यहाँ दिल्ली हो गया आपका, यहाँ हरियाणा हो गया आपका, यहाँ पंजाब हो गया आपका, यहाँ राजस्थान हो गया, यहाँ गुजरात हो गया, यहाँ महाराष्ट्र हो गया। ये सब उत्तरी भारत में आता है, और दक्षिणी भारत में कर्नाटकी स्वर। तो बोलता है कि भारतीय संगीत में कुल कितने विकृत स्वर हैं? दोस्तों, कुल विकृत स्वर 5 है, जो आ जाएगा रे कोमल, म तीव्र, ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल। ये सारा विकृत स्वर है। ठीक है, उत्तर भारत संगीत 5 विकृत स्वर संगीत में वह स्वर जो अपने स्थान से हटकर दूसरी श्रुतियों पर जाकर ठहरता है विकृत स्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, श्रुतियों की संख्या कितनी होती है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। श्रुतियों की संख्या 22 होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। श्रुति संख्या 22 होती है। श्रुति संख्या 22 होती है। श्रुति स्वर का वह सूक्ष्म रूप जो कि एक दूसरे को सुनकर अलग से पहचाना जा सके, अर्थात एक श्रुति आवृत्ति की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे छोटी श्रेणी होता है। तो एक सप्तक में कुल कितने श्रुति हो गए? 22 श्रुति। 22 श्रुति में से केवल 12 सुनने योग्य होते हैं। ये 12 में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत स्वर होते हैं। ठीक है, ये देख लिया हम लोग। बोलता है कि विष्णु दिगंबर स्वर पद्धति में तार सप्तक में चिन्ह लगता है। विष्णु दिगंबर पद्धति में तो यहाँ पर 2 पद्धति चलता है अपने उत्तरी भारतीय संगीत में। एगो विष्णु नारायण भातखांडे पद्धति चलता है, एगो पलुस्कर पद्धति चलता है। तो भातखांडे पद्धति में तार सप्तक को दर्शाने के लिए ये है, लेकिन विष्णु दिगंबर पद्धति में तार सप्तक को दर्शाने के लिए ऊपर में लकीर दिया जाता है, जैसे तीव्र म को दर्शाया जाता है ऊपर में लकीर दे करके। समझ में आ गया ना? देखते इसका व्याख्या। विष्णु दिगंबर पद्धति में तार सप्तक में स्वर लिपि चिन्ह है, मतलब ऊपर में, ये थोड़ा सा साइड में हो गया, ऊपर में खरा लकीर दिया जाता है। ठीक है, स्वर लिपि पद्धति में स्वरों का या तो अचल या तो चल, शुद्ध, कोमल, तीव्र विभाजन हुआ जाता है। ठीक, अलग सुने। प्रातःकालीन राग है, मतलब प्रातः सुबह सवेरे कौन सा राग गाया था? दरबारी, कल्याण, हमीर, जौनपुरी पहचान। तो इसमें दोस्तों कल्याण तो नहीं होगा, दरबारी भी शाम को गाया जाता है, हमीर भी नहीं होगा, हमीर कल्याण था, ये जौनपुरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जौनपुरी हो जाएगा। तो बोलते दिए गए विकल्पों में से कोई भी प्रातःकालीन राग नहीं है, यद्यपि आयोग ने उनका उत्तर जौनपुरी माना है। वो तो होगा ही होगा, जौनपुरी होगा। ठीक है,
राग दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाने वाला है। यह राग उत्तरांग प्रधान है। यह आसावरी थाट से संबंधित है तथा इसकी जाति षाड़व संपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। यह तबले पर नहीं बजता है। यह तबले पर नहीं बजता। पेशकारा, कायदा, गमक, तिहाई, ये सब बजता है तबले पे, लेकिन गमक जो है ना ये तबले पे नहीं बजता। गमक उसको बोलते हैं जब 2-3 स्वरों को लेकर उसको आंदोलित करते हुए आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग गमक बोलते हैं। तो बोलता है गमक तबले पर नहीं बजता है। स्वरों का ऐसी शक्तिपूर्ण कंपन जो सुनने वाले को चित्त को प्रसन्नता प्रदान करे, गमक कहलाती है। संगीत रत्नाकर में गमक 15 प्रकार का उल्लेख किया गया है। संगीत रत्नाकर में 15 प्रकार का गमक का उल्लेख किया है, जिसमें देख लीजिए त्रिप, स्फुत्रिक, कंपित, लीन, आंदोलित, आंदोलित, दलित, त्रिभिन्न, कुरुला, आहत, उल्लासित, प्लावित, हुम्फित, मुद्रित, जामित तथा मिश्रित, ये 15 प्रकार के कुल गमक हो गए आपको, जो संगीत रत्नाकर में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देते हैं। मसीद खानी गत किस लय में बजाई जाती है? देखिए दोस्तों, गत कितने प्रकार के? गत दू, रजा खानी एंड मसीद खानी। रजा खानी एंड मसीद खानी। रजा खानी ध्रुत लय में बजाया जाता है। वही मसीद खानी की बात जब करें तो यह विलंबित लय में गाया जाता है। अच्छा, रजा खानी को पूर्वी वाद भी कहा जाता है, मसीद खानी को पश्चिमी वाद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। बोलता है मसीद खानी गत विलंबित लय में बजाई जाती है। ठीक है, वाद पर बजाई जाने वाली गत ताल वाद्य रचनाएं गत कहलाती है। मसीद खानी गत का आविष्कार अमीर खुसरो के वंशज अमीर खुसरो के वंशज मसीद खान ने किया था। इसे बजाने में गत के पहले विस्तार में आलाप करते हैं जो ध्रुपद के नोमतोम आलाप के समान होता है। आलाप की गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और अंत में झाला बजाकर समाप्त करते हैं, फिर गत शुरू करते हैं। गत सदैव 12वीं की मात्रा से आरंभ होता है। मतलब मसीद खानी जो है हमेशा 12वीं मात्रा से ये गत शुरुआत होता है, इसका स्थाई उठता है। ठीक है, बोलते हैं घुंघरू किस वर्ग का वाद्य है? घुंघरू किस वर्ग का वाद्य है? तंत्रीय है, अवनद है, सुशीर है, घन है। भाई इसका होगा घन। अच्छा, सुशीर मतलब हो गया जो फूक करके बजाया। अवनद मतलब हुआ जिस पर चमड़े के लेप चढ़ा हो उससे पीट कर बजाया जाता है। तंत्र मतलब हुआ जिसमें तार लगा हो उसको छेड़ करके बजाया जाता है। घन मतलब हुआ जो 2 ठोस वस्तु जिससे टकरा करके आवाज निकाला जाता है, तो वो हो गया हम लोग का घनवाद हो गया। तो यही है ना घुंघरू, जो उसमें गोल रहता है उसमें ऊपर घुंघरू दिया जाता है तो ढन ढन करता है तो आवाज निकलता है, तो कौन सा हो गया? ये घनवाद हो गया। अगला क्वेश्चन, घुंघरू घन वर्ग का वाद्य है। इसके अलावा मंजीरा, जल तरंग पता है, बहुते सारा बाटी रहता है, उस बाटी में पानी भर देता है और तब यहाँ बैठ करके मारेगा टन 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 टन, इससे आवाज निकालेगा। और इसको लोग जल तरंग समझ करके दूसरा मार देता है, लेकिन लगता है कि जल तरंग है। तरंग मतलब जल में तरंग दे करके किया, तो वो तंत्रीय वाद में मारता है, लेकिन ये घनवाद है। ठीक है, उसके बाद कांच तरंग, उसके बाद कांच को पीट कर बजाया जाता है। उसके बाद घायटम, उसके बाद करताल इस तरह से जो बजाया जाता है। करताल हो गया, दोनों में से बजाया जाता है। ठीक है, भी घन वर्ग के वाद्य हैं। ठीक है, घन वाद्य नॉन ड्रम आघात तंत्र की शैली है जिसके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें इंडियोफोन भी कहा जाता है। मतलब इसमें ट्यूनिंग नहीं करता। जैसे गिटार बजाते हैं आप लोग, या गिटार को देखे होंगे तो उसको ट्यून करना पड़ता है बजाने के लिए, उसको CDEFGABD, तो इस तरह से उसको ट्यूनिंग करना पड़ता है, लेकिन इस घनवाद को ट्यूनिंग नहीं करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समुदाय तोड़ी अंक को दर्शाता है? आप एक चीज गौर करते होंगे दोस्तों, हमने थोड़ा सा भी फालतू बातें या ब्रेक कंटिन्यू रखते हैं ताकि आपका फालतू टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि प्लीज लाइक कर दे, थोड़ा सा बाद में सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
कौन सा स्वर समुदाय तोड़ी अंक को दर्शाता है? कौन सा स्वर समुदाय तोड़ी अंक को दर्शाता है? बोलता है रे ग रे म रे रे ध नी रे सा प ग म रे सा। दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा एक हो जाएगा रे ग रे सा, क्योंकि तोड़ी जो है, तोड़ी खुद थाट है और थाट जन्य राग है, तो थाट जन्य राग है। कुछ रागों का अंग प्रधान अंग के रूप में स्थापित हो चुका है, जैसे राग मियाँ की तोड़ी, इनके प्रधान अंग को तोड़ी अंग कहते हैं। मियाँ की तोड़ी राग की रचना तानसेन ने किया था। ठीक है, मियाँ की तोड़ी राग की रचना तानसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन, राग में आविर्भाव से क्या अभिप्राय है? राग में आविर्भाव से क्या अभिप्राय है? राग का आरंभ, राग का आत्मिक प्रदर्शन, राग का पुनः स्थापना, दो भाग में बांटा जाता है। आविर्भाव और तिर्भाव दो भाग में बांटा जाता है। दोस्तों यह राग का आध्यात्मिक प्रदर्शन हो जाएगा। अगर आविर्भाव मतलब हो गया कि राग की पुनः स्थापना, मतलब फिर से दोबारा से स्थापित कर रहा है। ठीक है, राग के मार्मिक स्वर पुनः लगाकर राग का आविर्भाव किया जाता है, जिससे राग स्वरूप स्पष्ट अपने रूप में आ जाते हैं, आविर्भाव कहलाता है। जब किसी भी राग के स्वरों को ऐसे क्रम में लगाना जिससे किसी दूसरे राग की छाया दृष्टिगोचर होता है, उसे तिरुभाव कहते हैं। तो बोले ना, आविर्भाव और तिरुभाव ये दो हो गए। जब मतलब अपने ऊपर केंद्रित रहे तो उसको आविर्भाव कहेंगे। तिरुभाव जब किसी दूसरे का छाया प्रदर्शित हो, तिरुभाव कहते हैं। ठीक है, बोलता है गांधार महाविद्यालय मंडल की स्थापना किसने किया था? गांधार विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किया था। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 ईस्वी में किया था, और 1915 ये किया लाहौर में किया था, पाकिस्तान के लाहौर में किया था, लेकिन बाद में 1915 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। यह महाविद्यालय संगीत हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के रूपों पर केंद्रित है। ठीक है, भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर क्या है? मूलभूत स्वर तो सा ही है भैया, इसमें तो कोई डॉट ही नहीं है। बोलते हैं भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर सा है, सब जिसका निश्चित रूप हो, कोमल, तीव्र अथवा उतार चढ़ाव आदि सुने जाते हैं, सहज अनुमान हो सके स्वर कहलाता है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में 7 स्वर रहता है। नोट ऑफ द स्केल है, नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, इनका संक्षिप्त सारेगामापाधानी हो गया। राग आसावरी का वादी स्वर क्या है? राग आसावरी का वादी स्वर क्या है? वादी ध संवादी प, वादी ध। तो राग आसावरी का क्या हो गया? वादी ध हो गया। ठीक है, इस राग का थाट आसावरी है। इस राग के वादी ध एवं राग का संवादी स्वर ग हो गया। वादी ध और संवादी ग, ध वादी ग संवादी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से कौन सा बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है? बेतिया घराना। ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध घराना है। और हमारा ये दरभंगा घराना बगल में जो है, दरभंगा घराना भी बहुत प्रचलित है, जिसका स्थापित जो है, जो परिचित महिला है, राम चतुष मल्लिक जी, बहुत अच्छे हैं। और उसका 12वीं पीढ़ी का अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रेम कुमार मल्लिक। यूट्यूब पर देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा ध्रुपद गवैये हैं। ये तानसेन के वंशज के ही डागुर वाणी थे। 4 प्रकार के वाणी बनाया था, डागुर वाणी, खंडार वाणी, गौरहारी, डागुरहारी, खंडारहारी और नौरहारी। तो 4 प्रकार के जो वाणी है, डागुर वाणी हारी के, ये ध्रुपद शैली। इसमें बहुत अच्छा से देखिएगा, उसको देखिएगा ना, पता चलेगा आपको कि क्या वाणी में क्या फ़र्क है। गा करके बहुत अच्छा से सिद्ध करके बताया गया है। और दूरदर्शन पे भी उसका बढ़िया से किया गया है इंटरव्यू, तो वो भी देख सकते हैं। देखते हैं कि प्रस्तुत विकल्पों में से बेतिया घराना बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है। यह घराना केवल परिवार के भीतर प्रशिक्षित लोगों को ज्ञान कुछ अनोखी तकनीकों वाली नौर और खंडार वाणी शैली को प्रदर्शित करता है। इस घराने के प्रतिनिधित्व मिश्र परिवार इस शैली के गायक किशोर मिश्र हैं। तो किशोर मिश्र यूट्यूब पर भी इसका है अवेलेबल, सुन सकते हैं आप। राग यमन किस थाट से संबंधित है? इसमें कोनो कहना पड़ेगा, कल्याण थाट से है, तो कल्याण थाट से राग यमन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है कि राग क्या है?
राग कल्याण, राग यमन कल्याण। अच्छा, राग यमन को यमन कल्याण भी कहा जाता है, संबंधित है। राग यमन को राग कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। इसे आश्रय राग भी कहा जाता है। मुगल शासन के दौरान मुसलमानों ने इस राग को राग यमन अथवा राग इमन कहना शुरू किया। इसकी जाति संपूर्ण है। इसके गायन समय रात्रि के प्रथम पहर है। राग यमन के गायन समय रात्रि के प्रथम पहर हो गया। बोलता है कि नाल गजझंपा में कितनी ताली होती है। नाल गजझंपा में, गजझंपा 15 मात्रा का ताल है दोस्तों, जो नाल पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कुल कितना मात्रा हो गया? 15 मात्रा का ताल हो गया। बोलता है कितनी ताली है दोस्तों? 3 ताली है। गजझंपा में कुल कितने ताली है? 3 ताली है। 1 5 12, 1 5 12 पर ताली है, 9वीं मात्रा पर खाली है। बोलता है कि मृदंग में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, 4 विभाग होते हैं। खुले बोल है, ध्रुपद अंग के गायन शैली के साथ संगत करने की एक उपयुक्त ताल है, मतलब ध्रुपद में अधिक ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राग में नी स्वर का केवल एक रूप प्रयोग होता है? नी स्वर का केवल एक रूप प्रयोग होता है दोस्तों, यह सोहनी हो जाएगा। नी स्वर का केवल एक रूप सोहनी में प्रयोग होता है। ठीक है, सोहनी राग उत्तरांग प्रधान है। इसका विस्तार तार सप्तक में अधिक होता है, मतलब उत्तरांगवादी राग है। बोले थे ना अभी, उत्तरांग और पूर्वांग समझे भी किए थे। यदि इस राग का मंद सप्तक में विस्तार किया गया तो राग पुड़िया दिखने लगता है। मतलब सेम स्वर लगा करके अगर पूर्वांग प्रधान राग में अगर गाएंगे इसको, मतलब पूरी मंद सप्तक में अगर गाएं, मंद सप्तक में विस्तार करें, तो यह राग पुड़िया के श्रेणी में आने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किसने किया? द्वादश स्वर रचना का आविष्कार दोस्तों, यह आविष्कार किया मातंग मुनि ने। जो बृहदेशी पुस्तक है मातंग मुनि का, उन्होंने ही द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किया। मातंग मुनि द्वारा 5वीं शताब्दी के आसपास रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहदेशी से पता चलता है कि उस समय तक लोग रागों के बारे में जानने लगे थे। 5वीं शताब्दी तक लोगों द्वारा गाए जाने वाले रागों का मातंग मुनि देश राग कहा, मतलब जो आम लोग गाते थे उसको देश राग कहा। और देशी रागों के नियमों को समझाने हेतु बृहदेशी ग्रंथ की रचना की। बृहदेशी। अगला क्वेश्चन, औरव जाति में कितने स्वर होते हैं? औरव जाति में 5 स्वर होते हैं, याद रखिएगा। औरव, शारव और संपूर्ण। औरव, औरव, शारव, शारव और संपूर्ण। ये 3 गो जाति हो गया। औरव मतलब 5 गो, शारव मतलब 6 गो, संपूर्ण मतलब 7 गो, ये हो गया। और इसी को क्या क्या संगीतकार मतलब आरोह और अवरोह के दृष्टि से इसको कुल 9 बना दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राग में प्रयुक्त स्वरों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होता है। संपूर्ण हो गया, शारव हो गया और औरव हो गया। देखिए वही बात है वहां पर। पूर्वांग प्रधान राग है, इसमें से कौन ऐसा राग है जो पूर्वांग प्रधान राग? बसंत तो उत्तरांग प्रधान हो गया, देश भी उत्तरांग प्रधान हो गया, देश भी उत्तरांग, हिंडोल और भूपाली। दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा भूपाली हो जाएगा। कंफ्यूज हो गए थे हम, भूपाली हो जाएगा इसका सही आंसर, भूपाली। पूर्वांग प्रधान राग कहा जाता है। बोलता है इस राग का थाट कल्याण, थाट कौन सा थाट? कल्याण हो जाएगा, याद थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़ा गया है, कल्याण हो जाएगा। जाति औरव, वादी ग, संवादी ध तथा गायन समय रात्रि के प्रथम पर, मतलब यमन राग के समान ही गायन समय, और वादी ग संवादी नी है उसमें, लेकिन इसमें वादी ग और संवादी ध है। ठीक है, इस राग का चलन मुख्यतः मंद्र और मध्य सप्तक के प्रहर हिस्से में, मध्य सप्तक में चलता है। ठीक है, इस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती है, मगर बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना इत्यादि गाई जाती है। कौन सा हो गया? भूपाली में। अगला क्वेश्चन, जय जयवंती किस श्रेणी का राग है? जय जयवंती किस श्रेणी का राग है? दोस्तों यह परमेल परवेशक है। जय जयवंती राग परमेल परवेशक श्रेणी के राग है। वे राग
रही राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं परमेल प्रवेशक कहलाते हैं। ठीक है, दो थाटों के बीच का राग होता है, इसलिए इनका गायन समय दूसरे थाट के रागों के ठीक पहले होता है। वे राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं परमेल प्रवेशक कहलाते हैं। यह दो थाटों के बीच का राग होता है, इसलिए इनका गायन समय दूसरे थाट के रागों के ठीक पहले होता है। अगला देखते हैं, 3 ताल की नवी मात्रा पर खाली होता है। किधर गया खाली, ढूंढो खाली। 3 ताल के नवी मात्रा पर खाली होता है। बोला 3 ताल के नवी मात्रा पर खाली हुए 3 ताल होता है। उत्तर भारत के संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रसिद्ध तालों में से एक है। ठीक है, यह लयबद्ध रचनाओं का सम्मिलित रूप है। सम्मिलित रूप है। यह कुल 16 मात्रा का ताल है जो दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा 1 5 13 पर ताली है, नवी मात्रा पर खाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा औरव जाति का राग नहीं है? औरव जाति का राग नहीं है, बोलता है कौन सा औरव जाति का राग नहीं है। दोस्तों यह इसमें हो जाएगा आपको राग खमाज हो जाएगा, क्योंकि खमाज शारव जाति का राग है, शारव संपूर्ण। आरोह में रे जो है इसमें वर्जित है आरोह में, और अवरोह में 7 स्वर लगता है, तो शारव संपूर्ण जाति का राग है भूपाली खमाज। भूपाली, कलावंती और दुर्गा औरव जाति का राग है, जबकि खमाज शारव संपूर्ण जाति का राग है। बोलता है खमाज को समाज लिखा गया है। देख रहे हैं, खमाज राग रात्रि के रागों में श्रृंगार रस के 2 रूपों विप्रलभ तथा उत्तन श्रृंगार से ओतप्रोत है। चंचल प्रकृति के श्रृंगार रस से सजी हुई यह ठुमरी की रागनी है। ठीक है, सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को क्या कहते हैं? विलंबित गत। विलंबित होगा तो मस्जिद खानी हो जाएगा, द्रुत होता तो रजा खानी हो जाता। मस्जिद खानी का आविष्कार मस्जिद खां साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन, सितार में कितने तार होते हैं? 7 गो तार होते हैं। सितार में कुल कितने तार होते हैं? 7 गो तार होते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बाद सबसे लोकप्रिय वाद्यों में से एक है। अगला से राग भूपाली किस थाट का राग है? भूपाली राग भूपाली किस थाट का राग है? तो दोस्तों राग भूपाली कल्याण थाट का राग है। चलन मुख्यतः मंद्र और मध्य सप्तक प्रहर है। इसमें मतलब मंद सप्तक और मध्य सप्तक नीचे पूर्वांग वादी राग है ये। कल्याण, इस राग का थाट कल्याण हो गया, जाति औरव हो गया, और वादी ग हो गया, संवादी ध हो गया। गायन समय रात्रि के प्रथम प्रहर हो गया। इस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती है। अगर बड़ा ख्याल, अगर लिख दिया, छोटा ख्याल, तराना आदि गाया जाता है। कर्नाटकी संगीत में इसे मोहन राग, मोहनम के राग से नाम जाना जाता है। बोलता वैदिक कालीन स्वरों का उदांत का अर्थ क्या होता है? उदांत, अनुदांत और स्वरित 3 गो स्वर थे। सामवेद में इसकी चर्चा की गई है। बोलता है कि वैदिक स्वर में उदांत का क्या? स्वरों का निम्न व्यवस्था, स्वरों का उच्च व्यवस्था, स्वरों का मध्य व्यवस्था, तो स्वरों का उच्च व्यवस्था हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। वैदिक कालीन स्वरों में उदांत का अर्थ हो जाएगा स्वरों की उच्च व्यवस्था होती है। भारतीय संगीत का आदि रूप वेदों में मिलता है। सबसे प्राचीन संगीत सामवेद में मिलता है। इस समय स्वर को यम कहते थे। वैदिक काल में 3 स्वर का नाम सामिक कहलाता था। 3 स्वर का नाम सामिक कहलाता, सामवेद में सामिक कहलाता। सामिक शब्द से ही जान पड़ता है कि पहले साम 3 स्वरों से ही गाया जाता था। अगला क्वेश्चन, थाट कल्याण से उत्पन्न राग वागश्री, भैरव, केदार, भीमपला से काफी थाट से होगा। जब काफी के मेल में आरोहण रे दत्या, तृतीय पहर निशिगा, जब काफी के मेल में आरोहण रे दत्या, तृतीय पहर दिन का भूल गए, इसका श्लोक ही भूल गए। तो भीमपला से फिर भी भीमपलासी, जब काफी के मेल में आरोहण रे दत्या, तृतीय पहर दिन का
मानत मसा, हाँ, मानत मसा संवाद। जब काफी के मेल में आरोहन रे धत्या, तृतीय पहर निशिगाइए, मानत मसा संवाद। तो वादी म हो गया, संवादी सा हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राग केदार। राग केदार जो है कल्याण थाट से माना गया, ठीक है। इसके आरोह में रे ग को नहीं लगाते हैं और आरोह में ग नहीं लगाते हैं। क्या बोल रहा है? आरोह में रे और ग को नहीं लगाते हैं और अवरोह में ग नहीं लगा, अर्थात औरव शारव जाति के राग हो जाएंगे। वादी स्वर म हो जाएंगे, संवादी स्वर सा हो जाएंगे, ठीक है। इसे गाने का समय रात का पहला प्रहर, मतलब राग यमन की तरह राग केदार को भी प्रथम पहर में गाया जाता है। बोलता है थाट कल्याण, ठीक है। ब्रह्म ताल में कितनी मात्राएं होती है? ब्रह्म ताल में 28 मात्रा है क्या? 28 मात्रा होती है ब्रह्म ताल में, 28 मात्रा। अगला देखते हैं, प्राचीन शुद्ध गंधार को आधुनिक स्वर व्यवस्था में क्या कहते हैं? मतलब प्राचीन में जो शुद्ध स्वर थे अभी वर्तमान में कौन सा है? तो दोस्तों कोमल ग है अभी वर्तमान में कौन सा ग हो गया? कोमल ग हो गया। प्राचीन शुद्ध गंधार कोमल ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उदांता किस गान से संबंध है? उदांता साम गान से संबंधित है। उदांत अनुदांत स्वरित, ठीक है। उदांत साम गान से संबंधित है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की संतुष्टि के समय गाया जाता था। सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं का गान सोमयज्ञ के समय उदांता करते थे। उदांत अनुदांत और स्वरित, ठीक है। राग दरबारी का वादन समय क्या है? गायन समय को वादन समय लिख दिया है, देख रहे हो? गायन समय होगा, हम तो यायन समय लिख दिए। तो बोलता है राग यमन का गायन समय क्या है? राग यमन का गायन समय, दोस्तों राग यमन का गायन समय हो जाएगा राग दरबारी का गायन समय हो गया, संज्ञा समय हो जाएगा। राग यमन का गायन समय हो जाएगा, संज्ञा समय हो जाएगा। आए मध्यरात्रि, यमन बोल रही, इसीलिए ऐसा कंफ्यूजन है, सॉरी माय भाई। तो राग दरबारी का वादन समय जो है मध्य रात्रि हो जाएगा। दिमाग लगता है कंफ्यूज हो रहा है। राग दरबारी का वादन समय क्या हो जाएगा? मध्य रात्रि हो जाएगा। राग दरबारी की रचना आसावरी थाट से मानी गई है। ग ध नि स्वर सदैव कोमल लगते हैं। राग की जाति वक्र संपूर्ण, वादी स्वर ऋषभ, संवादी स्वर पंचव लगते हैं। अगला क्वेश्चन, राग भीम पलासी वादी व संवादी, मसा संवाद, मानत मसा संवाद। देखिए लिए थे हम, वही चीज होगा। थाट नहीं, भीम पर जब काफी के मेल में आरोहन रे धत्या, तृतीय पहर निशगाइए, मानत मसा संवाद। देख ली, चलिए अब मिला ली इसमें। सारे ग म प ध नि सा का संबंध किस राग से है? सा रे ग म प ध सा, सारे ग म प ध सा, मतलब नी प्रयोग नहीं होता है। विलावल हो गया, खमाज हो गया, भोपाली हो गया, यमन हो गया। तो दोस्तों यह भोपाली राग हो सकता है, क्योंकि भोपाली में ही नी प्रयोग नहीं होता संबंध। राग का चरण मुख्य मंद्र और मध्य सप्तक के प्रथ हिस्से में, मतलब आधे हिस्से में। इस राग का थाट कल्याण, वर्जित स्वर ग और नी, म और नी, जाति औरव, वादी ग, संवादी ध तथा गायन समय रात्रि के प्रथम पहर। बोलता है तत् कट गदिगन। दोस्तों इसमें क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए हम क्या किए, इसका बोल ही लगा दिए। तीव्रा और रूपक न, चार ताल और सूल ताल न तीव्रा ताल, ये तीनों में जो है देखिए कित तट गदिगन, और इसमें भी है तिट कत गदिगन। ये तीव्रा हो गया, ये तीव्रा हो गया 7 मात्रा का, और ये सूलताल हो गया 12 मात्रा का। तो दोनों में प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, देख लीजिएगा तीव्रा ताल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पंडित बलराम पाठक किस वाद्य के वादक थे?
बलराम पाठक किस वाद्य के वादक थे? पंडित बलराम पाठक। दोस्तों ये बहुत बड़े सितार वादक थे, पंडित बलराम ठाकुर। अच्छा, जन्म हो गया 5 नवंबर 1926 ईस्वी को उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश पड़ोसी जिला में हुआ। ठीक है। इन्हें वर्ष 1989 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका 15 फरवरी 1991 ईस्वी में नई दिल्ली में निधन हो गया, 1991 ईस्वी में। अगला, भरत ने कितने ग्राम के माने? भरत ने 2 ग्राम को माना था, क्योंकि गंधार ग्राम को विलुप्त माना गया था। ठीक है, इसलिए भरत 2 ग्राम को माना था, 2 ग्राम को माना था। ठीक है। 28 से 36 कुल कितने? 38 अध्याय है उसका, कुल 38 अध्याय, जिसमें 28 से 36 छह गो ऐसा अध्याय जो संगीत को समर्पण है, भरत मुनि द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होते हैं? पंचम सवारी, अच्छा 5 की बात हो रही है तो लास्ट में 5 रख दीजिए, पंचम सवारी हो गया। ठीक है, जिसका वादन अधिक होता है। पंचम सवारी ताल अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें 5 सवारी ताल एक प्रकार की मशहूर ताल है जिसका वादन अधिक होता है। इस ताल को कथक नृत्य के साथ साथ बजाया जाता है। इसका स्वतंत्र वादन भी तबला वादक करते हैं। ठीक है। 15। अगला क्वेश्चन, कौन सा राग मल्हार प्रकार नहीं है? मल्हार कौन सा? मेघ मल्हार भी होता है, मेघ मल्हार भी होता है, चरजू मल्हार भी होता है, रामदासी मल्हार भी होता है। इसमें दरबारी कान्हरा जो है, कौन सी कान्हरा, ये नहीं है प्रकार। ठीक है, हिंदुस्तानी का। ठीक है, कर्नाटक संगीत में। अगला क्वेश्चन, किस राग में ग एवं नी संपूर्ण स्वर है? ग एवं नी संपूर्ण स्वर है। तेरी भाला, दिमाग में डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी दोस्तों। किस राग में ग एवं नी महत्वपूर्ण स्वर है? मतलब ग और नी महत्वपूर्ण स्वर है। भूपाली, केदार, विहाग, भैरव। तो इसका सही आंसर हम लोग होगा विहाग हो जाएगा। विहाग राग में ग एवं नी महत्वपूर्ण स्वर है। विहाग राग बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में रे ध नहीं लगते हैं, आरोह में रे ध नहीं लगते हैं, और अवरोह में 7 स्वर अर्थात औरव संपूर्ण इसका जाति हो गया, औरव संपूर्ण हो गया। इसमें सब स्वर शुद्ध लगते हैं। कुशल संगीतकार बड़ी कुशलता से इस राग में तीव्र म का प्रयोग किया जाता है। तो ये विहाग में हम लोग देख लिए, विहाग है वैसे कल बिलावल थाट से, क्योंकि बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगता है, लेकिन गुणीजन क्या करते हैं, कभी कभी यमन थाट में भी घुसा लेते हैं, तीव्र म का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अलग सुन देते हैं। मतलब राग मालकोंस का वादी एवं संवादी क्या है? राग में थाट भैरवी वादी मसा रखिए रेप वर्ज, तृतीय पहर निश्चय गाइए मालकोंस का अर्ज, रखिए रेप वर्ज तृतीय पहर, थाट भैरवी वादी म और सा, वादी मसा 2 हो गया। थाट भैरवी वादी मसा रखिए, तो थाट भैरवी हो गया, औरब हो गया, राग में मसा किधर गया जी, वादी मसा हो गया। ठीक है। इस राग का गायन समय रात्रि के तीसरा पहर हो गया, गायन समय रात्रि के तीसरा पहर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिजराब का प्रयोग किस वाद्य के लिए किया जाता है? मिजराब का प्रयोग सरोद के लिए, सितार के लिए, वायलिन के लिए, तानपुरा के लिए। मतलब मिजराब ऐसा चीज जो बजाया जाता है, किस में बजाया जाता है? सितार में बजाया। दोस्तों मिजराब का प्रयोग सितार वाद्य के लिए किया जाता है, जिसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। यह भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। यह एक बहुआयामी साज होने के साथ ही एक ऐसा वाद्य है जिसके जरिए भावनाओं को प्रकट किया जाता है। इसके सबसे मशहूर वादक को पंडित रविशंकर, बहुत विख्यात सितार वादक। ठीक है, अगला क्वेश्चन थे, रजाखानी गत किस ताल में बजाई जाती है? रजाखानी गत किस ताल में बजाई जाती है? रजाखानी और मस्जिद खानी। रजाखानी दोस्तों 4 ताल में भी, 1 ताल में भी बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 ताल। इसका सही आंसर हम लोग का 3 ताल हो जाएगा। रजाखानी गत 3 ताल में बजाई जाती है। यह गत द्रुत लय में बजाई जाती है। इसकी प्रकृति गंभीर न होकर चंचल होती है। इस गत में वादक को पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वह अपनी इच्छा के अनुसार
तान व तोरे बजाने की पूर्ण स्वतंत्रता रखता है। रजाखानी गत को पूर्वी बाज भी कहा जाता है, लखनऊ बाज भी कहा जाता है। रजाखानी गत को पूर्वी बाज तथा लखनऊआ बाज भी कहा जाता है। बोलता है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं, इसको कौन पढ़ने वाला बात है, 7 को स्वर होते हैं। बोलता है 7 को स्वर होते हैं सारे का, इसमें कोई बात है। राग ललित किस थाट का राग है? राग ललित किस थाट का राग है? दोस्तों राग ललित हो गया मारवा थाट से। मारवा थाट में रे कोमल, म तीव्र, ये बस 2 ही को विकृत स्वर लगता है, बाकी सब शुद्ध लगता है। जाति शारव संपूर्ण, जबकि वादी मध्यम संवादी सड़ज हो गया। तो गायन समय रात्रि के अंतिम प्रहर हो गया। गायन समय रात्रि के अंतिम प्रहर हो गया। उत्तरांगवादी राग है मारवा। अगला बोलता है कि प्रथम भारत रत्न संगीतज्ञ, मतलब सबसे पहले जिसको भारत रत्न दिया गया कौन सा संगीतज्ञ? MS सुब्बलक्ष्मी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था 1998 ईस्वी में। 1998, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1998 ही है। भारत रत्न दिया गया था। इनका जन्म 6 सितंबर 1916 ईस्वी में तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। ठीक है, 1908 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। इन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न दिया गया। वर्ष 2008 में भारत रत्न दिया गया, अच्छा किसको? भीमसेन जोशी को, वही तो हम बोल रहे हैं। जबकि गिरिजा देवी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि सारणा प्रक्रिया में भरत ने कितने वीणाओं का प्रयोग किया था? भरत ने, सबसे पहले भरत ने सारणा प्रक्रिया में 2 वीणाओं का प्रयोग किया था। ठीक है, 2 वीणाओं का, अचल वीणा और ध्रुवा वीणा। अचल वीणा जो अपने जगह पे टिके रहे, ध्रुवा वीणा जो इधर उधर घूमते रहे। ठीक है, 2 वीणा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है? इसको कहना पड़ेगा तो भरत मुनि। कौन नाट्य शास्त्र की रचयिता? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचयिता भरत मुनि। कौन? भरत मुनि, याद रखिएगा। बोलता है नाट्य शास्त्र भरत मुनि। नाट्य वेद, पंचम वेद भी कहा था नाट्य शास्त्र को, याद रख लीजिए। बोलता है कि भरत मुनि के बीच एक संवाद के रूप में लिखा गया। इस ग्रंथ में नाटक के कुल 15 प्रकारों का वर्णन किया गया। अच्छा, नाटक से हमको क्या लेना देना? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सदारंग एवं आदारंग किसके दरबारी थे? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। ठीक है, सदारंग का मूल नाम था नियामत खां। क्या नाम था? नियामत खां। आदारंग का फिरोज खां, मतलब अदा दिखाता था फिरोज खां और सदा दिखाता था नियामत खां। मतलब नियत से सदा दिखाता था नियामत खां और अदा से हमेशा दिखाता था फिरोज खां। दोनों का नाम अलग अलग है, सदारंग और अदारंग। अदारंग और सदारंग। सदा रंग मतलब सादा नियत दिखाता था नियामत खां। अगला क्वेश्चन, गज झंपा ताल में कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। गज झंपा 15 मात्रा की ताल है। गज झंपा 15 मात्रा की ताल है, 4 विभाग है। 1, 5, 12 पर ताली, 9वीं मात्रा पर खाली। अगला क्वेश्चन, ग म ध प ग म रे सा स्वर समूह किस राग से है? अहिर भैरव नट भैरव। बोलता है रेसा, ग म रेसा, ये भैरव हो गया क्या? ग म रेसा भैरव हो गया, तो राग भैरव से संबंधित है। ग म रेसा जब लगल है तो भैरव हो जाएगा। ठीक है, तराना ध्रुपद। अगला क्वेश्चन होते हैं, तबला किस वर्ग का वाद्य है? मात्र 5 क्वेश्चन और बच गया। चलिए हम लोग मत से, तबला किस वर्ग का वाद्य है? तबला अवनद वर्ग का वाद्य है। तबला क्योंकि इस पर चमड़े का लेप चढ़ा होता है, इसीलिए यह अवनद वाद्य है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि पखावज, अवनद वाद्य कुछ और उदाहरण देख लीजिए। पखावज, ढोलक, खंजरी आदि अवनद वर्ग का वाद्य है। पखावज तो ये गया, ढोलक भी हो गया, खंजरी कैसे हो गया? खंजरी तो ये हो गया। नहीं, खंजरी नहीं होगा भाई, खंजरी नहीं होगा, डफली हो जाएगा, खंजरी नहीं होगा। ऐसी जो चमड़े मढ़ा हुआ, ठीक है, चमड़े पर हाथ या लकड़ी के आघात से विभिन्न ध्वनियां उत्पन्न की जाती है ऐसे वाद्य में, अवनद वाद्य में। अवनद वाद्य को आघात वाद्य यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, आघात वाद्य, क्योंकि इसको पीट करके या बजा करके उससे साउंड निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट हैं? 10 थाट हैं। उत्तर भारतीय संगीत में कुल 10 थाट है। अगला क्वेश्चन,
ठीक है, 10 थाट है। अगला क्वेश्चन, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर राग परिचय, प्रणव भारती, गीतांजलि, राग विबोध। दोस्तों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर प्रणव भारती की रचना की थी। कौन सा? प्रणव भारती की। इसका जन्म 24 जून 1887 में गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। ग्वालियर घराने के संबंध थे। संगीतांजलि इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना है। संगीतांजलि ओमकार नाथ ठाकुर की प्रसिद्ध रचना है संगीतांजलि। इनको अपनी रचनाओं में अपना उपनाम प्रणव संग रखा। इन्होंने भारतीय संगीत को वैश्विक पटल पर ले जाने का महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोलता है कि सारंगी किस वर्ग का? सारंगी किस वर्ग का? सारंगी किस वर्ग का? सारंगी किस वर्ग का? तंत्रीयवाद। सारंगी किस वर्ग का? तंत्रीयवाद हो जाएगा। ठीक है, सारंगी शब्द हिंदी के 100 और रंग से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है 100 रंगों वाला। 100 रंगों वाला। इसका प्राचीन नाम सारिंदा है। प्राचीन काल में यह घुमचक्कर जातियों का वाद्य था। भारत में राम नारायण, अब्दुल करीम खां, अहमद खान आदि प्रमुख सारंगी वादक थे। तंत्र वाद्य श्रेणी में वाद्यों में तंत्रों के द्वारा स्वर उत्पन्न किया। ठीक है, अगला सुनते हैं। राग मधुबंती में ऋषभ व धैवत कोमल लगने पर किस राग की स्वरलिपि प्राप्ति होती है? ऋषभ मधुबंती में ऋषभ और धैवत, ऋषभ रे कोमल और ध कोमल, मधुबंती में रे कोमल और ध कोमल प्रयोग होने पर कौन सा राग प्राप्त होता है? दोस्तों ऋषभ और धैवत मुल्तानी राग की स्वरलिपि प्राप्त होती है। कौन सा राग? मुल्तानी राग। कौन सा राग? मुल्तानी राग। राग मधुबंती को पहले राग अंबिका के नाम से भी जाना जाता था। इसकी जाति औरव संपूर्ण है। थाट तोड़ी है। इनका वादी संवादी क्रमशः 5 और 7 पंचम और षडज हो गया, मतलब प और सा हो गया। इस राग को दिन के चतुर्थ प्रहर में गाया जाता है। नाद की तारता किस पर निर्भर करती है? नाद की तारता मतलब उसकी चलन किस पर निर्भर करती है? दोस्तों नाद की तारता जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति मतलब कितना स्पीड में घूमता है, कितना स्पीड में चलता है। अच्छा, जो भी साउंड हमको सुनाई देते हैं, देखिए तो आप ध्यान रखिए, ये फिजिक्स का लॉ है। ये इसमें छोटा छोटा कण जो है वो छोटा छोटा कण आंदोलित करता है, और वो आंदोलन जो इस ब्रह्मांड में कण है वो कण कान तक से मारता है, तब जाकर के हमारे मस्तिष्क को ये फीलिंग होता है कि कोई आवाज़ आया। और मस्तिष्क जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा ये दिमाग लगा लेता है कि भैया ये किस चीज़ में ऐसी बातें उत्पन्न हो सकती है, तो दिमाग को कहता है कि भैया ये जो है यहाँ मारा है टकड़ी से, पता चल जाता है। ठीक है, तो नाद की तारता आवृत्ति पर निर्भर करता है। वह ध्वनि जो और कर्णप्रिय हो, वह ध्वनि जो और कर्णप्रिय होती है, इसको सुनने का मन करता है, नाद कहलाता है। मतलब वह ध्वनि जो घर्षण या टकराहट से प्रयोग होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन वह संगीत उपयोगी हो, ऐसा नहीं कि कर्कशता उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आहत नाद और अनाहत नाद, नाद के 2 प्रकार के, नाद के 3 विशेषता हो गया, नाद के 3 विशेषता हो गया। और नाद के कुल कितने विशेषता हो गया? 3 विशेषता हो गया। संगीत माना जाता है। और क्या बोलता है? उत्पन्न होता है तथा सामान्य रूप में सुनाई नहीं देता है, आहत नाद कहलाता है। जबकि अनाहत नाद आघात द्वारा उत्पन्न नाद आहत नाद कहलाता है। आहत नाद संगीत उपयोगी माना जाता है, अनाहत नाद संगीत उपयोगी नहीं माना जाता है। उसमें कहा जाता है कि एक ऐसी स्व उत्पन्न आवाज़ है जो अगर कान मुनिएगा, पूरा मुनिएगा तो स्वयं सी आवाज़ आती है, वो अनाहत नाद कहलाएगा। दोस्तों इस सीरीज का दूसरा भाग ये ख़त्म हो गया। तो एक भाग में आपको 125 को क्वेश्चन मिलेगा। एक पहला भाग जा चुका है, हम लास्ट में इसका दे देंगे, लिंक भी दे देंगे। तो पहला को और दूसरा को मिला के देखिएगा तो आपको 125 का सीरीज एक बार में मिल जाएगा। इस
इसी तरह से आपको सीरीज बाय सीरीज डे बाय डे करके आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन डिलीवरी मिलेगा। कितना अच्छा लगा आपको प्लीज़ बताइए कमेंट करके, लाइक थोड़ा सा करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, क्योंकि तब अच्छा लगेगा करने में, क्योंकि इतना मेहनत जो कर रहे हैं तो हमको लगेगा कि भाई आपको भी फ़ायदा कुछ जा रहा है इस मेहनत का। आई होप आप पूरे मज़े से इस क्वेश्चन को किए होंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।